गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करने वाले हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यहाँ मैं सोशलिज्म इन यूरोप और स्पेशली यूरोप की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो भी एक यूरोपियन कंट्री थी और यूरोप में होने वाला सबसे पहला रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 में कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा सिस्टम जो है वो चेंज हुआ था। हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में दोबारा से पढ़ेंगे और उसके बाद उसके क्या इफ़ेक्ट हुए, क्या क्या चीज़ें हुई और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, इन सारी चीज़ों को हम एक बार में पढ़ेंगे और उसके बाद इस चैप्टर में धीरे धीरे एंट्री करेंगे जिससे ये आपको आराम से समझ में आएगा। अदरवाइज़ आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो तो सबसे पहले ये फर्स्ट पैराग्राफ है आपकी बुक का, आप इसको अपने सामने रखिए, ठीक है, जब आप ये क्लास देख रहे हो। ठीक, द एज ऑफ सोशल चेंज। द एज ऑफ सोशल चेंज हम किसके लिए कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं ये अभी मैं आपको समझा देता हूँ। द एज ऑफ सोशल चेंज। द एज ऑफ सोशल चेंज, यहाँ जो एज की बात हो रही है ये 18th सेंचुरी की बात हो रही है और बल्कि ये मिड 18th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, किसकी? 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी की बात हो रही है। ये 18th सेंचुरी की बात यहाँ पर की जा रही है कि 18th सेंचुरी में जो टाइम था 18th सेंचुरी का, ये क्या थी? ये एक युग था, एक टाइम था। ये जो 100 साल का समय था 18th से 19th सेंचुरी के बीच का, ये समय था सोशल चेंज का, यानी सोसाइटी के बदलाव का। अब मैं कह रहा हूँ कि सोशल चेंज यानी सोसाइटी बदल रही थी। अब सोसाइटी अगर बदल रही थी तो इट मीन्स उससे पहले किसी तरीके की सोसाइटी एग्जिस्ट करती होगी, यानी पहले जो सोसाइटी है उसका सिस्टम कुछ और रहा होगा बिफोर 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ इसमें बदलाव की शुरुआत हुई। तो यहाँ मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हम इंडिया और वर्ल्ड दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर समझेंगे कि दुनिया में उस समय 18th सेंचुरी में जो भी चेंजेस हो रहे थे, इंडिया में भी उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा था और भारत में भी उस हिसाब से चेंजेस हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हम सोशल चेंज की बात कर रहे हैं। द एज ऑफ सोशल चेंज, 18th सेंचुरी का जो समय था उस समय जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो यूरोपियन सोसाइटीज़ थी, उनमें तेज़ी से चेंज हो रहे थे। अब चेंज होने से पहले हम ये जानेंगे कि बिफोर 18th सेंचुरी का यूरोप कैसा था। बिफोर 18th सेंचुरी की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, और कौन सी सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ? यूरोपियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि 18th सेंचुरी से पहले जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो कैसी थी। 18th सेंचुरी से पहले हमें पता है कि सोसाइटी किस में बटी हुई थी भाई? या तो किंग्स होते थे रूल करने के लिए, एम्परर्स होते थे उस समय रूल करने के लिए, या फिर डिक्टेटर्स होते थे, या फिर चर्चेज रूल किया करते थे। ठीक, तो रूलर जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कौन होते थे, या फिर हाँ ऑटोक्रेटिक रूल हुआ करता था, ऑटोक्रेटिक रूलर्स हुआ करते थे, ऑटोक्रेटिक रूलर्स होते थे। देखो बहुत गहराई से सारी चीज़ें बहुत पीछे से लेकर के चल रहा हूँ कि भले ही चैप्टर की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए, चैप्टर थोड़ा डिले हो जाए, कोई इशू नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो रट्टा मारने से, फटाफट पढ़ने से नहीं समझ में आने वाले जब तक आप पूरी बात को नहीं समझेंगे और पूरे पेशेंस के साथ इसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है शायद आप लोग वीडियो ध्यान से देखते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर देखते होते तो आप लोगों के व्हाट्सएप में क्वेश्चन क्लास 9th की तरफ से ना के बराबर आते। इनफैक्ट कभी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी सोशल साइंस को लेकर के आती ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, और अगर देखते हैं तो दोबारा अपनी किताब को उठा करके, अपनी बुक को उठा करके आप लोग देखते नहीं हैं, जो बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बेटा आप इस चीज़ को समझ लीजिए, क्लास 8th नहीं है कि आपकी बुक में जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं उनको आपने याद किया, रट्टा मारा, नोटबुक में लिखा है, वो सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन भी बुक मैटर से आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बुक मैटर से आता है। तो बुक आपको पढ़नी होगी, वीडियो रेगुलर देखने होंगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फंस जाओगे, बता रहा हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते, कोई क्वेरी नहीं आती ग्रुप में,
इसका मतलब मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं, आप लोग वीडियो प्रॉपर देखते नहीं हैं, या फिर आप बुक नहीं पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, लेकिन इतना मुझे भी पता है कि इतना अच्छा हिस्ट्री है या सोशल साइंस जैसा सब्जेक्ट है, इसमें कितना भी बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए बच्चों को, कितने भी अच्छे से समझा दिया जाए, फिर भी कुछ क्वेरीज होनी ही चाहिए। और इतना हिस्सा तो मैं भी छोड़ करके चलता हूँ, पूरा इतना सारा एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी कुछ हिस्सा मैं छोड़ करके चलता हूँ कि बच्चे मुझसे कुछ पूछें, और मतलब कुछ छूटे जिससे कि वो बुक में ढूंढें, खुद पढ़ें और मुझसे पूछें, इससे उन्हें और ज़्यादा नॉलेज मिले। लेकिन आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं। प्रूफ ये है कि ग्रुप में आपकी कोई क्वेरी सब्जेक्ट को लेके कभी आती ही नहीं है कि सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, ये चीज़ समझ में नहीं आई। ऐसा तो आप तब पूछोगे ना जब आप पढ़ोगे, लेकिन आप लोग घर पे पढ़ ही नहीं रहे हो। पढ़िए, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस चक्कर में मत बैठे रहना कि कोरोना है, पिछले साल एग्ज़ाम या उससे पिछले साल नहीं हुए या प्रॉपर एग्ज़ाम नहीं हुए। बेटा स्कूल इस बार जल्दी ही खुलेंगे, पिछली बार अक्टूबर में खुले थे, इस बार सितंबर तक खुल जाएंगे, तो तैयारी करके चलो, बात को समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझाना तो हो गया, बाकी तुम्हारी मर्जी है। देखो, तो 18वीं सेंचुरी से पहले की सोसाइटी को हमें समझना होगा और बाद में उसमें चेंज क्या हुए ये समझना होगा। उसके बाद ही पूरी स्टोरी आपको समझ में आएगी कि रशिया या बाकी सारी जगह से लेना देना इसका है क्या। बिफोर 18वीं सेंचुरी सोसाइटी, 18वीं शताब्दी से पहले, 18वीं सेंचुरी से पहले का यूरोप कैसा था? इसमें किंग्स हुआ, यानी रूलर्स के नाम पर कौन होते थे, यानी लोगों पर या समाज पर जो शासन करता था, जो रूल करता था, वो कौन होता था? या तो कोई राजा, या फिर कोई एम्परर यानी कि सम्राट, या फिर डिक्टेटर्स हुआ करते थे लाइक हिटलर, और या फिर चर्चेस का रूल हुआ करता था। कई बार राजा वगैरह नहीं होते थे, जो धार्मिक संस्थाएं थी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे जैसे चर्चेस वगैरह हैं, तो इन चर्च में जो सीनियर्स हुआ करते थे, सीनियर प्रीस्ट हुआ करते थे, वही समाज के लिए सारे नियम कायदे बनाते थे। और राजा भी, रूलर वास्तव में सीधे रूलर नहीं हुआ करते थे चर्चेस, लेकिन रूलर जो है वो चर्चेस के प्रीस्ट के कंट्रोल में हुआ करता था। यानी राजा जो है वो बिना चर्च के प्रीस्ट की सलाह लिए कोई भी कानून, कोई भी चीज़ नहीं बनाता था। और इन चर्चेस को राजा या रॉयल फैमिलीज़ की तरफ से कुछ प्रिविलेजेस जैसे टैक्सेस वगैरह में छूट, और बल्कि कुछ टैक्स वसूलने का या कुछ टैक्स इनको मिलता था। जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान मैंने आपको पढ़ाया था कि टेथिस नाम का जो टैक्स था वो सीधा सीधा चर्च के लिए जाता था। यानी कुछ ये इस तरीके के प्रिविलेजेस इन पे होते थे। डिक्टेटर्स हुआ करते थे और कुछ ऑटोक्रेटिक रूलर्स भी हुआ करते थे। ऑटोक्रेटिक रूलर्स का मतलब भी राजा से ही है, किंग लाइक रूलर है, जो ऑटोक्रेसी यानी जिसकी पावर जो है वो एब्सोल्यूट होती है, उसकी पावर पर जनता का या किसी और का कोई कंट्रोल नहीं होता। वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है, जैसे चाहे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, स्कीम्स लोगों के लिए बना सकता है और लोगों को वो माननी ही होंगी। ठीक, तो पहले सोसाइटी में रूलर्स होते थे ऐसे। ये तो हुई रूलर्स की बात। बिफोर 18वीं सेंचुरी रूलर्स किस तरीके होते थे? बिफोर 18वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी में भी रहे हैं रूलर, ये 18वीं सेंचुरी में भी रूलर रहे हैं। और ये जो सिस्टम था इसको कहा जाता था कंजर्वेटिव सिस्टम। ये अभी आपको समझ आएगा मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ यहाँ, जब हम आगे पहुँचेंगे। अभी इसको कंजर्वेटिव सिस्टम कहा जाता था। यानी ये जो सोसाइटी थी ये कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, जिसमें राजा, महाराजा, इनके प्रीस्ट, इनके नोबल्स, ये लोगों के ऊपर शासन किया करते थे। अब बात करें पब्लिक की, जो आम समाज है, जो कॉमन पीपल है, वो किस तरीके से डिवाइडेड थे। उसमें एक था एरिस्टोक्रेटिक क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास या एरिस्टोक्रेट्स भी इनको बोल सकते हैं। एक होते थे एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स का मतलब, यानी एरिस्टोक्रेट का मतलब हिंदी में होता है कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग। बड़े कठिन शब्द हैं, समझ नहीं आया होगा, आसान भाषा में समझिए। यानी सोसाइटी का वो पार्ट जो ज़्यादा रिच था, जैसे रिच बिजनेसमैन, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इंडस्ट्रियलिस्ट तो उस समय बिफोर 18वीं सेंचुरी नहीं थे, 18वीं सेंचुरी के बाद धीरे धीरे आने शुरू हुए हैं, लेकिन वो इन्हीं में से बने थे। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स वो थे जिन पर राज्य की सारी ज़मीन, यानी अगर कोई देश है, कोई कंट्री है, तो उसकी जो भी लैंड एरिया, जो एग्रीकल्चरल जो लैंड होती थी, वो सारा इनके पास होती थी। यानी इनके पास बड़े बड़े लैंड फॉर्म्स, एग्रीकल्चरल फार्म्स होते थे, बड़ी बड़ी ज़मीनें इनके पास हुआ करती थी। यानी हम ज़मींदार या लैंडलॉर्ड्स कह सकते हैं, आसान भाषा में इनको हम लैंडलॉर्ड्स कह सकते हैं, ज़मींदार। बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, तो ये मुट्ठी भर लोग हुआ करते थे जिनके पास, और इनको ये ज़मीनें कौन देते थे?
ये ज़मीनें इनको ये रूलर्स दिया करते थे, यानी किंग्स, एम्परर्स या देश की जो भी ज़मीन होती थी खेती वाली, वो सारी ज़मीन का मालिक इनको बना दिया जाता था, एरिस्टोक्रेट्स को। और किंग एरिस्टोक्रेट से कहते थे कि आप जो है बाकी जो कॉमन पीपल हैं उनसे खेती करवाइए, उनसे रेवेन्यू आप कलेक्ट कीजिए, यानी लगान जो है या पैसा जो है वो कलेक्ट करिए टैक्स के फॉर्म में, और वो राजा तक पहुंचता था। तो इसलिए ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था, इनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे किससे? रॉयल फैमिली से, यानी जो राजा, महाराजा, सम्राट ये सब हुआ करते थे, इनसे पावर मिलती थी। किसको? एरिस्टोक्रेट को पावर मिलती थी कि आम जनता पर इनडायरेक्टली राजा के बिहाफ पर एक तरीके से शासन करते थे, क्योंकि सारी ज़मीनें, सारा पैसा, सब कुछ इनके कंट्रोल में रहता था। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी अपने आप को राजा ही समझते थे, और इनकी पावर भी किसी किंग या किसी एम्परर से कम नहीं होती थी सोसाइटी में, क्योंकि ये बड़े घराने के लोग होते थे, ज़मींदार होते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, बहुत पैसा होता था। तो आमतौर पे सोसाइटी पर इनडायरेक्टली जो शासन है वो यही लोग करते थे। और दूसरा क्लास था भैया पीजेंट्री का। पीजेंट्री यानी जो किसान वगैरह हैं, इसके अलावा जो वर्कर्स वगैरह हैं, जो आगे चल के जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, या लेबरर्स हैं, और लेटर ऑन इसमें फिर बिजनेसमैन जो हैं वो भी शामिल हो गए। ठीक है, बिजनेसमैन, ठीक है, और आगे चल करके इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, ये इस तरीके से सोसाइटी का सिस्टम था। तो ये सिस्टम आपको समझ में आ गया कि पहले जो 18वीं सेंचुरी से पहले, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होने से पहले की जो सोसाइटी थी वो यूरोप में ये थी कि यानी जनता पर शासन इस तरीके के राजा, महाराजा ये सारे लोग करते थे, और इनके बिहाफ पर शासन जो है वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास करती थी। एरिस्टोक्रेटिक क्लास से मेरा मतलब है यानी सोसाइटी का जो उच्च वर्ग होता है, जो रिच सेक्शन होता है सोसाइटी का, एक्सट्रीमली रिच सेक्शन, जिसके पास बहुत पैसा, प्रॉपर्टी, यानी कि कंट्री की ज़्यादातर, सोसाइटी की ज़्यादातर प्रॉपर्टी पे इनका अधिकार होता था। और ये राइट इनको किसने दिया था? राजा ने दिया था। तो इनसे फिर कोई विरोध भी नहीं कर सकता था। समझ आ गया? तो एक तरीके से किंग के बिहाफ पर ये लोग शासन करते थे, इनकी पावर भी कुछ कम नहीं थी। रॉयल फैमिली से इनके सीधे सीधे संबंध हुआ करते थे। इस बारे में हम 10th में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल एरिस्टोक्रेट्स के बारे में यहाँ ये सारी चीज़ें मुझे बताना जरूरी था। वैसे ये सब चीज़ें 10th में आने वाली हैं नेक्स्ट ईयर, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को समझने के लिए इसको बताना जरूरी है। किसी भी चैप्टर का जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कनेक्शन बनाने में, लेकिन अगर आप इंट्रोडक्शन समझेंगे तो आगे की स्टोरी बड़ा फ्लॉलेस चलेगी, बहुत तेज़ी से समझ में आएगा आपको। तो ये बात आपको समझ में आई कि 18वीं सेंचुरी यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले सोसाइटी कुछ इस तरीके की थी। और उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ये जो लोग थे, ये वाले, ये पीजेंट्री, वर्कर, लेबरर्स, बिजनेसमैन, इन सब ने कहा कि भैया ये तरीका है गलत, कि हम पर कोई पैसे वाला व्यक्ति, कोई ज़मींदार है तो अपने लिए है, हम पे शासन क्यों करेगा? काम हम करते हैं। आप खुद देखिए यहाँ पर काम कौन कर रहा है? भाई किसान काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहे हैं, लेबरर काम कर रहे हैं। इनके पास ज़मीन है, ये ज़मीन उठा के इन लोगों को दे देते हैं। उसमें मेहनत करते हैं कौन? पीजेंट, वर्कर्स, लेबरर्स, ये सारे लोग ही तो काम करते हैं। सारा पैसा वास्तव में कमा कौन रहा है? ये। और इनसे सारा पैसा लेकर के एरिस्टोक्रेट किसको दे देते हैं? राजा को। तो वास्तव में मज़े में कौन है बिना काम किए? एरिस्टोक्रेट। और ये वाला जो सेक्शन है ये काम कुछ नहीं करता, लेकिन पैसा इसको सबसे ज़्यादा मिलता है। और मिलता किससे? इससे मिलता है। और ये सोचिए, ये 20 मतलब इनकी जनरेशन टू जनरेशन कई कई पीढ़ियाँ निकल गई इन लोगों की, जो पीजेंट्री है, वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उस ज़मीन पर काम करते हुए, लेकिन फिर भी ये उस ज़मीन के मालिक नहीं बन सके हैं, क्योंकि ज़मीन का असली मालिक राजा और उसके बाद एरिस्टोक्रेट है। तो क्या फ़ायदा? तो इन्होंने कहा कि धीरे धीरे, अब हुआ ये था, मेरी मजबूरी है समझाना कि 10th का कुछ काम मुझे तुम्हें यहीं पर समझाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कहानी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। देखिए, जैसे ये है पीजेंट्री, वर्कर्स वगैरह, हुआ ये था कि जैसे जैसे 18वीं सेंचुरी आगे बढ़ी, यानी 18वीं सेंचुरी में जब एंट्री हुई और मिड 18वीं सेंचुरी यानी आधी 18वीं सेंचुरी निकल गई, यानी 1750 के बाद, आपको याद हो 1715 के आसपास ही पहली बार दुनिया में, या हम कहें कि पूरी दुनिया में किसी भी जगह, यानी इंग्लैंड में क्या स्टार्ट हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। यानी जो आज हम फैक्ट्री सिस्टम देखते हैं कि फैक्ट्री में चीज़ों का बनाना, इंडस्ट्रीज़ का
बनना जो है पूरी दुनिया में, वो 1750 यानी मिड 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी के 100 साल में से 50 साल इसी तरीके से निकल चुके हैं 18th सेंचुरी में से। अब आधी 18th सेंचुरी बची है, यानी मिड 18th सेंचुरी। एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, 100 साल में से 50 साल यानी 50 ईयर निकल चुके हैं। 1750 आ गया है और 1750 से ही स्टार्ट हुआ क्या, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। और जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ तो वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ बनना शुरू हुई और उनकी देखा देखी चाहे रशिया हो या बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हो जैसे फ्रांस वगैरह, इन सभी जगह इंडस्ट्रीज़ ओपन होनी शुरू हुई, सब जगह फैक्ट्री सिस्टम की शुरुआत हुई। जब फैक्ट्रीज़ वगैरह बनी तो उनमें काम करने के लिए लेबर की ज़रूरत थी, तो ये लोग अब काम करने के लिए कहाँ जाने लगे, फैक्ट्रीज़ में। और जब यानी गाँव से लोग निकल करके शहर कहाँ फैक्ट्रीज़ में जाने लगे, वहाँ पर रहने लगे, वहाँ उन्होंने किराए के लिए घर बनाए, अपार्टमेंट्स बने। इस तरीके से क्या हुआ, गांव से शहर बनने शुरू हुए। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता तो शायद शहर भी नहीं होते, यानी अर्बनाइजेशन शुरू हो गया और गांव से लोग रोजगार की तलाश में यहाँ छोड़ छोड़ के उन फैक्ट्रीज में जाने के लिए यानी काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, इससे फ़र्क क्या पड़ा, ये मैं सुना क्यों रहा हूँ तुम्हें, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये लोग यहाँ से निकल करके अब तक गांव में खेती किसानी करते थे और वहाँ पहुँच गए कहाँ, शहरों में फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए पहुँच गए, तो वहाँ इन्होंने काम किया, कुछ पैसा मिला, शहर में पहुँचे तो वहाँ होता ये था कि जो फैक्ट्री ओनर्स वगैरह, वहाँ जब आगे कुछ हालात सुधरे तो वहाँ इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का माहौल भी मिला, स्कूल्स भी शहरों में होते थे, उस समय खुलने लगे थे धीरे धीरे। तो एक हिस्सा ऐसा था, आते 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 अगले 50-60 सालों में क्या हुआ कि जो लोग गांव से शहर गए थे फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करने, उनकी जो जनरेशन थी, उनके जो बच्चे थे और वो लोग खुद भी, उनकी नॉलेज बढ़ी, क्योंकि 1750 से लेके और इसके आगे तक का टाइम था, ये चमत्कारों से भरा दौर था। मतलब एक तरफ क्या हो रहा था, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ खुल रही थी और साइंस के नए नए इन्वेंशन लगातार हो रहे थे, साइंस की नई नई खोजें हो रही थी, जिनसे लोगों को ये समझ में आ गया कि सबसे पहले भैया किंग की सुपरमेसी होती थी और उस समय बड़े अच्छे लोग होने लगे थे। कुछ फिलोसफर्स भी इसी दौरान पैदा क्या हुए, कहने का मतलब है ये वो लोग थे जो शहरों में रहे, इनकी जनरेशन आगे बढ़ी, उन्होंने क्या हुआ, नॉलेज से उनका एक्सपोजर हुआ। कहने का मतलब कि स्कूल्स में जाना, पढ़ना लिखना शुरू किया तो उनकी नॉलेज बढ़ी, माइंड ओपन हुआ। और जब माइंड ओपन हुआ तो इनमें से कुछ फिलोसफर भी थे जिनको जो समझ में आया वो उन्होंने दूसरों को समझाना ज़रूरी समझा, बुक्स लिखी, किताबें लिखी, लोगों तक पहुंची, लोगों को समझाया। तो लोग जो इनमें से एक हिस्सा ऐसा तैयार हुआ जो इनसे गरीब नहीं था, यानी जो शहरों में गए, मजदूरी ठीक ठाक मिली, पैसा कमाया, अपने बच्चों को पढ़ाया, उनके बच्चों ने भी कोई काम, कोई बिजनेस करना शुरू किया, तो एक नया क्लास बन गया जो इन किसानों से, इनकी स्थिति से बेहतर था, जिसके पास थोड़ा सा पैसा भी अच्छा था, क्योंकि उन्होंने अपने शहर में रह के अपना दुकान, मकान, बिजनेस वगैरह ये सारी चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ वगैरह धीरे धीरे शुरू कर दी थी पढ़ लिख करके इनके बच्चों ने, और वो पढ़े लिखे भी थे, तो उनकी सोच बदली। और जब उनकी सोच बदली तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत है, ये जो चीज़ थी इसका विरोध आज तक ये लोग नहीं करते थे, लेकिन इनकी जो जनरेशन पड़ी, पीजेंट्स की, वर्कर्स की, इनकी जो जनरेशन आगे बढ़ी, जो पढ़ी लिखी थी, जो एजुकेटेड क्लास था, जो शहरों में रहकर पढ़ा था, जो बिजनेस कर रहा था, इंडस्ट्रीज़ कर रहे थे, प्रोफेशनल्स बन गए थे, कोई लॉयर बन गया, कोई पुलिस में चला गया, इस तरीके के काम जब इन लोगों ने करने शुरू किए तो इनको एक चीज़ समझ में आई, जो पढ़े लिखे बच्चे जो नए आए, उनका माइंड ओपन हुआ पढ़ाई लिखाई से, ज्ञान उनको मिला, तो उनको ये समझ आया कि भाई ये तो बड़ा गलत हो रहा है कि काम कौन करता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ज़मीन पर पिछले 100-200 सालों से एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही फैमिली के लोग काम करते चले आ रहे हैं, उस ज़मीन पर खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो उस ज़मीन के मालिक नहीं है, ये तो गलत बात है। मालिक किसको बना रखा है, एरिस्टोक्रेट को। ये कुछ नहीं करते, काम इनसे करवाएंगे, रेवेन्यू ले लेंगे, उठा के राजा को दे देंगे, प्रिविलेज मिलेगी। पहला काम उन्होंने ये कहा कि ये सिस्टम जो है वो बंद होना चाहिए। अच्छा, इन लोगों के साथ एक समस्या थी, जो वर्कर पीजेंट वगैरह पुराने थे, ये धर्म को बड़ा लेकर बड़े सेंसिटिव थे। कहने का मतलब है कि बाइबल में या इसके अलावा और भी जो धार्मिक किताबें हैं उनमें जो भी लिखा है उसका इस्तेमाल जो एरिस्टोक्रेट या चर्च के जो प्रीस्ट वगैरह होते थे वो गलत तरीके से करते थे। अरे ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा। और उन्होंने, ये चर्च के जो प्रीस्ट वगैरह थे, इन सब को ये उस समय ये माना जाता था कि जो किंग या एम्परर या डिक्टेटर, यानी जो भी तुम्हारा रूलर है वही तुम्हारा भगवान है।
उसकी पावर एब्सोल्यूट है, उसकी पावर को चुनौती आप नहीं दे सकते किसी भी कीमत पर। यानी राजा को भगवान के समान माना जाता था, अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं तो ऐसे समझ लो आपने भगवान की इंसल्ट कर दी। और इस चीज़ को अब क्योंकि उस समय इतनी नॉलेज लोगों को थी नहीं कि भगवान और इंसान में वही बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है ना। और भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम किसी व्यक्ति को इंसान मानो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब इनकी जनरेशन जो पढ़ी लिखी आई उसने लोगों को समझाना शुरू किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पागल बना रहे हैं तुम लोगों को। ऐसा थोड़ी होता है कि राजा है तो भगवान हो गया, आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते, चाहे वो गलत या सही कुछ भी करे आपके साथ। पहले यही सोच होती थी इस सेक्शन की, जो पीजेंट वगैरह किसान वगैरह जो थे। लेकिन जब इनके बच्चे पढ़े लिखे, बिजनेसमैन बने, इंडस्ट्रियलिस्ट बने, आगे पढ़ाई लिखाई की, कोई टीचर बना, कोई फिलोसफर बना, तब जा करके इनको समझ में उन्होंने समझाना शुरू किया लोगों को कि ऐसा नहीं होता है और हमें इसका विरोध करना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए, ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम सोसाइटी का चला आ रहा है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इस सोच के साथ शुरुआत हुई किसकी, सोशल चेंज की, यानी कि समाज को बदलने की, कि ये बहुत गलत है कि एक रूलर है, चाहे उसमें योग्यता है राजा बनने की नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी राजा थे तो मैं भी राजा ही बनूंगा, चाहे भले ही मुझे रूल करना आता है या नहीं आता, चाहे भले ही मुझ में क्वालिटी रूलर बनने की है या नहीं है। सोच कर देखिए अगर आज के समय में ऐसा हो जाए हमारे देश में तो, यानी हमारे देश में इस समय क्या है, डेमोक्रेसी है। उस समय डेमोक्रेसी यूरोप में नहीं हुआ करती थी, इस चीज़ को समझ लीजिए। डेमोक्रेसी मतलब कि लोगों को अधिकार होता है अपना रूलर स्वयं चुनने का बाई वोटिंग। अब इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी राइट टू वोट फॉर ऑल है या नहीं है, वो एक अलग मैटर है। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या ऐसा है, ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा भारत में हो जाए कि एक बार जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना तो उसके बाद उसका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, या उसी फैमिली से कोई और बनेगा, चाहे भले ही उनमें काबिलियत हो या ना हो, बताइए आप एक्सेप्ट करेंगे इस सिस्टम को? ये सिस्टम आपको अच्छा लगेगा या नहीं? क्या ये सिस्टम लॉजिकल होगा या नहीं, बताइए। पहले तो इस चीज़ पर आ जाइए। नहीं होगा ऑब्वियसली कि कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए राजा बनता है कि वो राजा का बेटा है, चाहे भले ही उसमें क्वालिटी है या नहीं है। या हो सकता है कि सोसाइटी में उससे बेहतर व्यक्ति मौजूद हो, लेकिन वो किसी रॉयल फैमिली से ना हो, किसी सामान्य, किसी कॉमन फैमिली से हो, किसी सामान्य परिवार से हो, लेकिन उसमें राजा लाइक क्वालिटी, किंग लाइक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप एंशिएंट में पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण सा बालक था, किसी रॉयल फैमिली से नहीं था, लेकिन आचार्य चाणक्य ने उसको, उसकी क्वालिटी को पहचाना, उसे ट्रेन किया, उसको ज्ञान दिया, उसको नॉलेज दी और उसे राजा बनाया। बिना किसी रॉयल फैमिली के होते हुए भी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि उसमें काबिलियत थी। लेकिन यहाँ क्या होता था कि जिस फैमिली से पर्सन निकल रहे हैं राजा बनने हैं, उनके पूरी की पूरी जनरेशन आगे तक राजा बनती रहेंगी, रूलर बनती रहेंगी और मज़े लेते रहेंगे आराम से, बिना कुछ काम किए पैसा आता रहेगा, करना कुछ नहीं है, लेविश लाइफ जीनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ये किंग्स, एम्परर्स, डिक्टेटर्स, ये गलत बात है, ये नहीं होने चाहिए। और अगर हों भी तो दूसरी चीज़ ये कही कि अगर रूलर हों भी तो कैसे होने चाहिए, वो पब्लिक के थ्रू चुने हुए होने चाहिए। बोले राजा चलो ठीक है, राजा रहने दो, राजा बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है, राजा को राजा बना रहने दो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसकी पावर एब्सोल्यूट यानी भगवान के समान उसकी पावर नहीं होनी चाहिए। उसकी पावर पर पब्लिक का कंट्रोल होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि राजा ऑटोक्रेटिक हो, यानी मनमाना शासन करे, जो मनाए वो कानून बना दे, और चाहे उससे पब्लिक को नुकसान हो या फ़ायदा हो और पब्लिक विरोध भी ना कर पाए, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऐसी हो जो गवर्नमेंट बाई कंसेंट हो, यानी सरकार बने, उस सरकार का एक रूलर भी हो, और वो रूलर कौन हो, चाहे भले ही राजा हो, लेकिन बिना पब्लिक के कंसेंट के वो कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना पाएगा। यानी कानून बनाएगा तो, लेकिन पब्लिक के ऊपर कोई ऐसी क्या बिना पब्लिक के मेजॉरिटी लिए, बिना पब्लिक का ओपिनियन लिए उस पर वो इम्पोज नहीं किया जाएगा, थोपा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की बातें जब इन्होंने शुरू की, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो यानी अब क्या हुआ, ये जो लोग थे जो पढ़े लिखे, यानी इनकी जो जनरेशन जो पढ़ लिख करके आई थी, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे। मैंने बताया कि 1750 में इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हुई, तो कुछ लोग इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट बने, कुछ बिजनेसमैन बने, कुछ अदर प्रोफेशनल्स बन गए। यानी अब इनके पास पैसा भी था, नॉलेज भी थी, हालांकि उतना पैसा नहीं था एरिस्टोक्रेट के बराबर, लेकिन था, ठीक है, विरोध करने की स्थिति में थे। तो ये जो नया क्लास बना, और ये किसके बीच में से बना,
एक तो आर्टिसन क्लास था सोसाइटी, अरिस्टोक्रेट क्लास था, और दूसरा पीजेंट और वर्कर का क्लास था। इन दोनों के बीच में एक क्लास बन गया और इसको कहा गया न्यू मिडिल क्लास। इसको क्या कहा गया? न्यू मिडिल क्लास। भाई पहले दो ही क्लास होते थे सोसाइटी में, दो वर्गों में बटी हुई थी सोसाइटी, एक एरिस्टोक्रेट यानी बहुत पैसे वाला रिच सेक्शन, और दूसरा पीजेंट, वर्कर, लेबरर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ये मैसन वगैरह इस तरीके के लोग, ये सारे जो आर्टिसंस वगैरह थे ये। तो एक बहुत हाई फाई सेक्शन था और एक बहुत लोएस्ट सेक्शन था। लेकिन बाद में हुआ ये कि इन दोनों के बीच में एक नया सेक्शन बन गया जो कि इस लोअर सेक्शन से ही निकल करके डेवलप होकर बना था, जिसको मिडिल क्लास कहा गया। और उनकी सोच प्रोग्रेसिव थी और वो इस सिस्टम को बदलना चाहते थे। अब ये लोग जो है वो बदलना तो चाहते थे, लेकिन इसमें भी भाई अब मिडिल क्लास में भी बहुत सारे लोग थे और सबकी सोच अलग थी। इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि ये जो सब कुछ है राजा वाजा इन सबको हटा दो और टोटल वोटिंग के हिसाब से गवर्नमेंट बनेगी और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और उसके हिसाब से चलेगा। कुछ लोग चाहते थे कि पूरी व्यवस्था को ही चेंज कर दिया जाए। इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि चेंज हो लेकिन स्लोली धीरे धीरे चेंज हो, यानी पहले राजा को बना रहने दो, केवल गवर्नमेंट बाई कंसेंट लाएंगे, यानी कि वोटिंग के थ्रू लाएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हम वोट सबको ही दें, चाहे कुछ लोग ही वोट करें, केवल सोसाइटी के पैसे वाले लोग ही वोट करेंगे और उनका कंट्रोल राजा के ऊपर रहेगा और इस तरीके से इनडायरेक्ट वोटिंग के हिसाब से हम राजा बना लेंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि नहीं, पुरानी व्यवस्था ही ठीक है। इन पढ़े लिखे लोगों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे, जो मानते थे कि पुराने इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस बनी रहनी चाहिए, यानी ये जो पुराना सिस्टम है किंग का, एम्परर का, ये सारा सिस्टम बना रहने दो, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहने दो। हाँ, एक काम कर सकते हैं, टाइम के साथ जिन जिन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो थोड़े बहुत चेंज कर लेंगे, लेकिन ये पुराना सिस्टम बना रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आने लगा था। और ये वाला जो चेंज है, इसी चेंज ने शुरुआत की थी किसकी? फ्रेंच रेवोल्यूशन की। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था आपको याद होना चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सारी चीज़ें। बेटा इसके एक ही पैराग्राफ और एक ही पेज पर मैंने काफ़ी देर आपको समझाने की कोशिश की है कि इस पूरे चैप्टर का एक बार कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आए, बाकी आगे की कहानी तो बहुत तेज़ी से चल जाएगी। तो यही था कि 18th सेंचुरी थी, ठीक है, 18th सेंचुरी के मिड में हम बात कर रहे हैं, यानी 1750 के बाद, ठीक है। आफ्टर 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। उसके बाद ये मिडिल क्लास बना, पढ़े लिखे लोगों का एक सेक्शन बन गया, फिलोसफर्स वगैरह का। इनकी सोच का प्रभाव जो कॉमन पब्लिक थी फ्रांस में वो उस पर पड़ा। उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको याद हो 1789 में हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था और उन्होंने अपने राजा को हटाया था और उसके बाद वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिल्कुल लास्ट में बनी थी, लेकिन लेटर ऑन बाद में डायरेक्टरी रूल्स और फिर नेपोलियन का रूल वहाँ पर आ गया था। ये सब देखा, लेकिन इस सब में हमने एक चीज़ देखी थी, वो ये कि 3 चीज़ें दी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया को। 3 प्रिंसिपल्स दिए थे। कौन कौन से? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 आइडियल्स दिए थे। ये तीनों आइडियल्स जो हैं वो पूरी दुनिया में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत पॉपुलर हुए। एक तो पहले से ही मैं बोल रहा हूँ कि सोसाइटी धीरे धीरे राजाओं का या पुराने सिस्टम का विरोध करने लगी थी, चेंज हो रही थी। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सिर्फ बात ही नहीं की फ्रांस के लोगों ने, बल्कि उसको बदल करके भी दिखाया रेवोल्यूशन करके, यानी राजा को उठा करके बंद कर दिया, पूरा सिस्टम उन्होंने चेंज कर दिया। जब फ्रांस ने ऐसा किया तो पूरी दुनिया में यूरोप के जो और जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, रशिया, इन सभी जगह के लोगों में ये मैसेज गया, जो आम जनता थी, कि हम भी ऐसा कर सकते हैं और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने 3 आइडियाज़ दिए थे कि हर व्यक्ति को लिबर्टी का राइट है, हर व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल लिबर्टी होती है, यानी हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, किसी राजा के अधिकार में वो नहीं होना चाहिए। यानी रूलर रूल करेगा हमारे ऊपर, लेकिन हमारी मर्जी से, वो हमारे द्वारा चुना हुआ होगा। ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति राजा बने और उल्टे सीधे किसी भी तरीके के रूल्स रेगुलेशंस बनाए और हमारी फ्रीडम को ख़त्म कर दे। तो दूसरी चीज़, सोसाइटी में इक्वलिटी होगी। कैसी चीज़ होगी? इक्वल सोसाइटी होगी। इक्वल से मेरा मतलब यहाँ कि जैसे पहले क्या था, फ्रेंच रिवोल्यूशन में आपने देखा फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट,
थर्ड एस्टेट, इस तरीके से एस्टेट बने हुए थे जिसमें फर्स्ट एस्टेट में चर्च वगैरह थे, सेकंड एस्टेट में नोबल्स थे, थर्ड एस्टेट में बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी लेबरर्स, पीजेंट्स वगैरह ये सारे लोग थे। तो हमने देखा था कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को टैक्सेस वगैरह नहीं देने होते थे, सारे टैक्सेस थर्ड एस्टेट पे करता था। तो ये जो भेदभाव था ये नहीं होना चाहिए, यानी सोसाइटी में जितने भी सिटीजन हैं वो सब समान हैं, टैक्स लगेगा सब पे लगेगा, नहीं लगेगा किसी पे नहीं लगेगा। राइट टू वोट है तो सबको दीजिए वरना किसी को मत दीजिए। इक्वालिटी चाहिए ही चाहिए जब एक राज्य में, क्योंकि राजा के लिए अपनी पूरी प्रजा समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वालिटी की डिमांड होनी चाहिए। और फ्रेटर्निटी यानी यूनिटी, जो भाईचारा है देश का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है वो बना रहना चाहिए। इन चीज़ों, ये आइडियल्स जो हैं वो पॉपुलर हुए किसके बाद? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरी दुनिया भर में पॉपुलर हुए, लोगों ने इसको बहुत सपोर्ट किया। और इनका जब ये आइडिया निकले और बाकी के पूरे यूरोप में ट्रैवल कर गए, मैंने आपको बताया था नेपोलियन की सेनाएं आसपास के देशों में गई, उनको भी आज़ाद कराया, वहाँ भी रेवोल्यूशन हुए। इस तरीके से आइडिया पूरे यूरोप में पहुँचे, पूरे यूरोप में पहुँचे। और यूरोप में मैंने अभी बताया आपको कि बदलाव की शुरुआत पहले ही हो गई थी, लेकिन सबसे पहली अब चेंजेस की शुरुआत कहाँ हुई? फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुई, जो कि कामयाब रही। और इसकी देखा देखी फिर आगे जर्मनी, इटली, पोलैंड, रशिया, सभी देशों में इसी तरीके के रेवोल्यूशन हमें देखने को मिले, यानी सोसाइटी चेंज होनी शुरू हुई। अब जिन लोगों ने ये चेंज किया, जिनके माइंड में ये आया, यानी जो लोग पढ़े लिखे, जो न्यू मिडिल क्लास के लोग थे, इन्होंने क्या कहा कि भैया ऐसा है, चेंजेस होने चाहिए सोसाइटी में। लेकिन यहाँ भी चेंजेस के लिए 3-4 तरीके के लोग थे, सबके अपने अपने सोचने का नज़रिया था। कोई कहता था कि पुराना जो सिस्टम है वो बना रहे, कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे पूरी तरह सब कुछ चेंज हो जाए, कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि धीरे 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 पुराना सिस्टम हटाया जाना चाहिए, नया सिस्टम लाया जाना चाहिए सोसाइटी में। तो आखिर ये लोग कौन थे, इनकी सोच क्या थी, कौन कितना कामयाब हुआ, इन्होंने आगे चल करके क्या किया, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इस लेक्चर को देखिए, पढ़िए, समझिए, कोई चीज़ समझ ना आए मुझसे पूछिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।